वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री के उनके बारे में। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो अब तक 2010 से लेकर अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए यानी लगभग 15 साल का हम प्रैक्टिस करेंगे और 15 साल के क्वेश्चंस में हम इतना प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, इतना आइडिया हमें जरूर पड़ जाएगा कि किस पैटर्न्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारी सेकंड क्लास है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो इनको स्किप कर देंगे, बाकी हम नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने है। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, फॉलोइंग साइट्स सुमेध शिखर जी। ठीक है, एक जगह है सुमेध शिखर जी। देन शत्रुंजय, देन वी हैव द थलाईवेट्टी मुनियप्पा, देन अष्टपद। ये चार साइट्स हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जैन पिलग्रिम साइट्स पर लिंक करती है। ठीक है, कौन सी इनमें जैन साइट है। ठीक है, तो जैनिज्म के कुछ बड़े मंदिर यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, कुछ बड़ी इवेंट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो जैन पिलग्रिम्स साइट्स की अगर हम बात करें तो ये तो हम चार बात करेंगे ही करेंगे जो इसमें पूछी है। इसके अलावा भी कुछ हैं जो कि हो सकता है कि इन फ्यूचर पूछ लिया जाए, यूपीएससी पूछ सकता है, मे बी द पॉसिबिलिटी। तो एक जगह है पलिटना जो गुजरात में है, होम टू मैसिव क्लस्टर ऑफ जैन टेम्पल्स अटॉप शत्रुंजय हिल। तो शत्रुंजय क्या है, एक हिल है। ठीक है, वहां पर कई सारे जैन टेम्पल्स बने हुए हैं, उनमें से एक है पलिटना। ठीक है, ये एक जगह है। ठीक है, तो मेजर पिलग्रिम्स डेस्टिनेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी जैनिज्म की। तो एक चीज तो तय हो गई कि शत्रुंजय जो हिल है ये बिल्कुल जैनिज्म से रिलेटेड है, तो शत्रुंजय तो हमारा यहाँ पे आंसर मिल ही जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, एक कर्नाटक में है जिसे हम बोलते हैं सारवंद सारवन बेलगोला। ठीक है, श्रवण बेलगोला, सॉरी, दैट इज श्रवण बेलगोला। तो ये कर्नाटक में है, फेमस फॉर द मैसिव स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर लॉर्ड बाहुबली एंड सिग्निफिकेंट जैन पिलग्रिम साइट्स। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक जैन पिलग्रिम साइट है, जैन। ठीक है, देन वी हैव द माउंट अबू। ये राजस्थान में है, टूरिस्ट प्लेस भी है और राजस्थान वालों के लिए अगर कहीं ठंडक मिले तो उन्हें यही मिलती है जाकर। ठीक है, तो माउंट अबू हिस्टोरिकली भी इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए एक टूरिस्ट साइट भी है, एक हिल स्टेशन भी है माउंट अबू। ये जाना जाता है दिलवरा टेम्पल के लिए, और दिलवरा पेंटिंग भी अपने अपने खास है और दिलवरा टेम्पल भी अपने आप में खास है। ये भी क्या है, जैन टेम्पल है। ठीक है, विद इंट्रिकेटेड मार्बल कार्विंग। अब इसकी मार्बल कार्विंग के लिए जाना जाता है मंदिर। अब इसी मार्बल कार्विंग में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से ही है। ठीक है, आपको हर दीवार हर पिलर पर, ठीक है, आपको कार्विंग देखने को मिल जाएगी। काफी अच्छी बनाया गया ये मंदिर, कभी मौका लगे तो जाना। ठीक है, माउंट अबू घूमने जाओ तो फिर दिलवारा टेम्पल जाना, देखना, अच्छा लगेगा आपको। देन वी हैव रनकपुर, ये भी राजस्थान में है, ये भी एक पिलग्रिम साइट है। ठीक है, इट्स एलेबरेट मार्बल टेम्पल विद न्यूमरस पिलर एंड इंट्रिकेट कार्विंग। तो इसमें भी कार्विंग के लिए अच्छा लगता है देखने में। बाकी ये जैन साइट है। देन वी हैव शिखर जी, ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वो जगह है जहां पर तीर्थंकर ने निर्माण लिया था। निर्माण यानी अंतिम यात्रा पर गए थे, अंतिम यात्रा यानी मोक्ष प्राप्ति जिसे हम बोलते हैं, तो बस वही सीन है। कंसिडर द सेक्रेट प्लेस वेयर द मैनी तीर्थंकर, एक नहीं बहुत सारे तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो ये शिखर जी एक आदरणीय जगह है जैन परंपरा के लिए। ठीक है, और सुमेध शिखर जी की हम बात करें तो सुमेध शिखर जी, इट इज अ प्लेस वेयर 24 जैन तीर्थंकर। अब जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर सुप्रीम टीचर ऑफ, मतलब अलॉन्ग विद द अदर मॉन्क अटेन मोक्ष। तो ये वो जगह है जहाँ पर 24 तीर्थंकर, यानी पूरा बोल सकते हो कि जैनिज्म का एक तरीके से है जैकपॉड है ना। तो सभी तीर्थंकर इनके यहीं पर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इनके अलावा भी कई और मॉन्क्स हैं, कई बड़े पहुंचे हुए साधु हैं जो यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये 7 जो प्रिंसिपल पिलग्रिम्स हैं, ध्यान रखना,
जैन परंपरा में 7 प्रिंसिपल पिलग्रिम हैं। जहाँ पर जैसे हमें हिंदुओं में बोला जाता है कि आपको हरिद्वार जाना चाहिए, है ना, या आपको गंगा नहानी चाहिए, या आपको काशी विश्वनाथ जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो 7 पिलग्रिम प्रिंसिपल पिलग्रिम हैं, जहाँ पर जैन परंपरा की काफी गहरी मान्यताएं हैं। जिनमें से कौन कौन सी? गिरनार आपको राजस्थान में मिल जाएगा, पावापुरी, चंपापुरी, दिलवरा, पलिटाना और अष्टपद कैलाश। ठीक है, तो ये 7 साइट्स हैं, इनको याद रख लेना। बाकी अगर आप याद रहे ना रहे वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इनको 7 को याद रख लेना, ये फेमस है, मतलब जरूरी है याद रखना। शत्रुंजय ओरिजिनली नोन एज पुंडरिक गिरी, पुंडरिक गिरी पहले इसका नाम हुआ करता था। ये एक तरीके की हिल रेंज है जो कि गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगी, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगी। तो मोस्टली यूजली देखो आप एक चीज नोटिस करोगे, चाहे वो जैन परंपरा हो, चाहे वो हिंदू परंपरा हो, चाहे वो बौद्ध परंपरा हो, ज्यादातर जो टेम्पल्स हैं, ज्यादातर जो पिलग्रिम साइट्स है वो आपको पहाड़ों पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक कॉमन चीज आपको सभी धर्मों में यहाँ पे जो इंडिया में डेवलप हुए हैं एटलीस्ट उनमें ये देखने को मिल जाती है। तो शत्रुंजय एक पहाड़ी है, ठीक है, जहाँ पर कई अ, मंदिर भी लोकेटेड मिलेंगे आपको। इसका पुराना नाम क्या है? पुंडर पुंडरिक गिरी। तो आपसे ये पूछा जाता है, शत्रुंजय नाम ना देकर पुंडरिक गिरी नाम दे दिया और कोई क्वेश्चन बना दिया है तो फिर वो लिंक कर लेना। द सेक्रेड जैन हिल शत्रुंजय, ये 886 सॉरी 865 टेम्पल्स का घर है ये। ठीक है, ज्यादातर इसमें जैनिज्म से रिलेटेड है, बाकी और भी है। ठीक है, द साइट वॉज sanctified when ऋषभ द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म डिलीवर द हिज सरमन। तो जैन परंपरा में सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हुए हैं, उन्होंने अपना सरमन यहीं पर दिया था, यानी अपना पहला ज्ञान उपदेश यहीं पर दिया था। ठीक है, इसको एक और नाम से मैंने कहा था पुंडरिक गिरी करके बोला जाता है, वो इसलिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति रहते थे, ठीक है, उनका नाम था पुंडरिक स्वामी। पुंडरिक स्वामी, अ चीफ गांधार एंड द ग्रैंडसन ऑफ ऋषभ। तो ऋषभ देव जी के ये पोते हुआ करते थे पुंडरिक स्वामी, इन्हीं के नाम पर पुंडरिक गिरी पहाड़ का नाम पड़ा और फिर आगे चल के इसको शत्रुंजय नाम पड़ा। और पुंडरिक गिरी का भी यही बताया जाता है कि इनको भी निर्वाण मोक्ष यहीं पर मिला था। देन वी हैव द सोनगिरी। अब गिरी जहां भी शब्द आ रहा है तो पहाड़ समझ लेना, क्योंकि गिरवा और ये सब गिरी जो शब्द है वो पहाड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको कई सारे टेम्पल्स और जैन परंपरा टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। देन वी हैव द गिरनार। अब ये गुजरात में मिलेगा, तो ये भी एंशिएंट हिल है। ठीक है, 22nd तीर्थंकर नेमिनाथ ने यहाँ पर निर्माण अटेंड किया था। ध्यान रखना, नेमिनाथ 22nd तीर्थंकर जिन्होंने निर्माण अटेंड किया था। अदर नोटेबल साइट्स हैं जिनके बारे में हर किसी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, जो आप कहीं ना कहीं और जान ही लोगे, जैसे बादामी केव्स, ये इंपॉर्टेंट है, अपने पेंटिंग्स के लिए जानी जाती हैं। कुल्पकाजी, ठीक है, कुल्पकजी जो भी कुंधारी 10 टेम्पल्स, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। 24 तीर्थंकर की हम बात कर रहे थे, 24 में से आप नाम याद रख लीजिएगा। पहले हैं ऋषभनाथ, ठीक है, इनको आदिनाथ भी बोला जाता है। देन वी हैव द अजितनाथ, देन वी हैव संभवनाथ, ठीक है, वी हैव द संभवनाथ, देन वी हैव द अभिनंदन नाथ, ठीक है, सुमतिनाथ, पदम प्रभा, देन वी हैव देन वी हैव द सुपरसव नाथ, देन वी हैव चंद्र प्रभा। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, आप याद रख लेना। ठीक है, इनमें से सब नाम नहीं याद रख पाओगे, है ना, लेकिन कुछ नाम याद रख लेना, जैसे नेमिनाथ। ठीक है, तो नामीनाथ और नेमिनाथ करके है। फिर है पार्श्वनाथ, महावीर, ज्यादा फेमस इसमें हुए हैं महावीर। ठीक है,
ज्यादा फेमस, क्योंकि बुद्ध के टाइम पे थे तो महावीर। और अगर याद रख लो तो ये पहले और आखिरी 3 नाम याद रख लेना, नेमिनाथ, नेम, ठीक है, नामिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ एंड महावीर। तो ये याद रख लेना। और नेमिनाथ को एक और नाम से जाना जाता है, अरिष्ट नेमी। नेमिनाथ को एक और नाम से जाना जाता है, अरिष्ट नेमी। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो अब आंसर तो हो ही जाएगा। इतनी डिटेल के बाद भी अगर आंसर ना हो पाए तो फिर लालत है इतनी डिटेल पढ़ाने पर, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, द फर्स्ट टर्किश इन्वेजन इन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के टाइम पर टर्किश इन्वेजन हुआ था क्या? मोहम्मद ऑफ गजनी इज नोन फॉर हिज रेड ऑन द सोमनाथ। तो क्या ये बात सही है? इन द बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड कुरीद फोर्सेस एंड लेटर कैप्चर द तब्र हिंद रीजन। क्या ये तीनों ही फैक्ट सही है क्या? एक बार जरा इन पर डिटेल देख लेते हैं। महमूद ऑफ गजनी अपना जाना जाता है 971 से लेकर 1030 तक, फेमस इंडिया पर आक्रमण करने के लिए है गजनी। ठीक है, तो ठीक, तो लगभग 1000 एडी के आसपास की बात है। 1000 एडी, 1001 एडी में ये आक्रमण करता है, इंडिया में इन्वेट करता है। ही वॉज द फर्स्ट टर्किश इन्वेजन टू इंडिया। दिस वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट टर्किश इन्वेजन टू इंडिया। He returned to Ghazna, जहां इसकी कैपिटल है, with enormous wealth after defeating जयपाल, the ruler of हिंदू शाही डायनेस्टी। तो जयपाल को हराकर ये जाता है। किसे किसे हराता है? जयपाल ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी के जयपाल को हराता है। देन फतेह दाऊद इन ऑफ मुल्तान, आनंद पाला ऑफ नगरकोट, द चंदेलाज द रूलर ऑफ मथुराज, मथुरा के, ठीक है। देन कन्नौज एंड द ग्वालियर, ठीक है। तो चंदेलाज आर द रूलर ऑफ मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर। तो इनको भी हराकर ये जाता है। महमूद सिग्निफिकेंट इन्वेजन इन हिंदुइज्म, सॉरी हिंदुस्तान वॉज अगेंस्ट द सोमनाथ टेम्पल। तो फर्स्ट इन्वेजन में नहीं करता ये, बाकी फिर लेटर इन्वेजन ये करता रहता। एक बार नहीं आया था, कई बार मोहम्मद ऑफ गजनी इंडिया में आया था। जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी तो इंडिया में आ ही जाता था। तो 1025 एडी में ये दोबारा से आता है, ठीक है, और सोमनाथ मंदिर को तोड़ता है। और इसको, इसके जो संरक्षण में थे, ठीक है, वो काटियावाड़ के, कोस्ट ऑफ काटियावाड़ राजा भीमदेव, रूल ऑफ काटियावाड़, ये इसके, इसको संरक्षण दे रहे थे मंदिर को, ठीक है, जो फिर बाद में इसको छोड़ के भाग जाते हैं मंदिर को। तो स्थिति ये होती है, मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है। बहुत सारा जो इसमें वेल्थ था वो लूटा जाता है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि इल्तुतमिश के टाइम तो नहीं हुआ था सर, इल्तुतमिश तो बहुत बाद में आया है, गुलाम वंश में आया है, ठीक है। तो ये तो गलत है। महमूद ऑफ गजनी जाना जाता है, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन में, हाँ ये बात सही है, बैटल ऑफ तराइन में तब रीजन को कैप्चर किया था पृथ्वीराज, ये बात सही है, ठीक है। तो 2 एंड 3 वाला ऑप्शन हमारा सही होता है, यहाँ पे फर्स्ट हमारा गलत। एक क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया दामिन दामिन ए को रेफर्स टू। तो दामिन ए को किसके लिए बोला जाता है? ड्यूटी इम्पोज ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अब दामिन ए को आप समझ सकते हो कि ये एक मुस्लिम शब्द है। तो अप्रोक्सीमेटली जब मुस्लिम एरा इंडिया में स्टार्ट हुआ उस टाइम पीरियड में कहीं ये रहा होगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट पर ये टैक्स लगाया जाता था, ड्यूटी लगाई जाती थी। रेवेन्यू सिस्टम इम्पोज बाय द ब्रिटिशर्स अथॉरिटी इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो अगर ब्रिटिशर्स कुछ इम्पोज करेंगे तो फिर उसे मुस्लिम नाम क्यों ही देंगे, ये भी एक सोच सकते हो। एडवांस गिवन बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द मर्चेंट ऑफ बंगाल, लैंड एक्सक्लूसिवली डिमार्केटेड फॉर द सांथाल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। ठीक है, एक बार जरा डिटेल देख लेते हैं। दमेन को, ठीक है, was the name given to the forested hill areas in the
राजमाला हिल ऑफ झारखंड। अगर यहाँ तक भी इतना भी पता है कि झारखंड में, ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वहां से भी चाहो देख सकते हो। तो इतना तो क्लियर है ही कि जो राजमाला हिल सॉरी राजमहल हिल है, उसके आसपास जो फॉरेस्ट एरिया था उसे ये नाम दिया गया था 1832 में। यहाँ पे झारखंड में तो मालूम है सांथाल ट्राइब रहती है, तो सांथाल फेमस ट्राइब है, मजबूत ट्राइब है, ठीक है। हु वर सेटल्ड इन दमिन को, ठीक है, तो यहाँ पर ये सेटल हो गए, है ना। हु रोज टू रिवोल्ट बाय टू सांथाल लीडर अगेंस्ट द बनस कॉलोनिस्ट एंड द जमींदार। तो आप एक चीज समझ लो, ठीक है, सांथाल में एक बड़े लीडर हुए हैं बिरसा मुंडा जी, है ना। तो एक तरीके से टसल चलता रहा हमेशा से। कारण ये भी था कि जो ट्राइब हमारे यहाँ ट्राइब्स हुआ करती थी, वो कभी किसी राजा को कोई टैक्स नहीं देती थी, है ना। वो ये कहते थे हम राजा की किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेचर के द्वारा दी गई प्रॉपर्टी है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम राजा को टैक्स नहीं देंगे, अपनी सुरक्षा हम खुद कर लेंगे। तो यूजुअली होता भी यही था कि राजा इनसे टैक्स नहीं लेते थे, अगर लेते भी तो वो तो बहुत नॉमिनल, या इन पर रूल नहीं करते थे, मतलब जो शासन है, जो नियम कायदे कानून है, वो इन पर लागू नहीं होते थे। ये एक तरीके से हमेशा से सदियों से इंडिपेंडेंट ही रहे हैं, ठीक है। अपने तौर तरीके, अपने नियम बनाने, अपने तौर तरीकों का इस्तेमाल करना, पूरी दुनिया से कटकर सिर्फ जंगलों में रहना, बड़े बड़े सेटलमेंट्स, बड़े बड़े शहर ना बसाना, ये हमारे यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी पहचान रही थी, उनका ये काम रहा था, ठीक है। एक कल्टीवेशन चलता है, झूमिंग कल्टीवेशन। तो जो ट्राइबल एरियाज थे ये बेसिकली झूमिंग कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते थे, यानी जो फॉरेस्ट है उनको आग लगा देते थे, उनके जो एसेस बच गए हैं उनमें बीज बो देते थे, ठीक है। और जब फसल उगाती थी तो उस फसल को काटते थे, अपना बोरिया बिस्तर समेटे और दूसरी एरिया में चले जाते थे जहां पर उनको पेड़ मिले, फिर वहां पर आग जलाते थे, वहां पर फसल करते थे, फिर अगली साल दूसरी जगह शिफ्ट कर देते। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है और झूमिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। अब इससे हो ये रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे ये टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे, जिस एरिया में इन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, और अगली साल जब टैक्स कलेक्ट करने आते थे तब तक वो वहां से पूरा गांव का गांव शिफ्ट हो जाता था। तो टैक्स कलेक्शन बड़ी समस्या थी, तो इन्होंने कहा कि इनको पहले एक जगह फिक्स करो, परमानेंट फिक्स कर दो, ठीक है। तो इनको एक जगह दे दी गई, उसे बोला गया, उस सेटलमेंट को बोला गया दमिन एको। तो कहा गया कि आप यहाँ पे रहिए, है ना, हम आपको जो भी सुविधाएं वो देंगे और बदले में आप हमको टैक्स दीजिएगा। तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव टू कलेक्ट द टैक्स। और जब इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया तो बड़े लुभावने मौके दिए गए, लुभावने ऑफर्स दिए गए। कुछ ट्राइब्स यहाँ पे सेटल भी हो गए, लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि नहीं, इट्स अ ट्रैप। आप एक बार सेटल हो गए, आप भाग नहीं सकते, आप जा नहीं सकते, आपने पक्के घर बना लिए, फिर आप उन्हें छोड़ोगे नहीं, है ना। तो फिर टैक्स बढ़ता जाएगा, देन फिर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जाएगा। तो इस प्रोसेस को रिटेलिएट करने के लिए वहां पर हम देखेंगे कि जो ट्राइबल्स हैं ये हमेशा से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते रहे, ये कभी सेटल नहीं हुए। सांथाल soon found that land under the cult from their hand, the states have levying heavy taxes on the land, the money lender, ठीक है। और जब आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा तो फिर आप उस टैक्स को भरने के लिए पैसे उधार लोगे, और जब पैसे उधार लोगे तो किसी मनी लेंडर से पैसे उधार लोगे, है ना। और मनी लेंडर से जब पैसे आप बच्चे उधार लोगे तो होगा ये कि टैक्स वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लेंगे, और आप एक तरीके से उनके गुलाम हो जाओगे। किसके गुलाम हो जाओगे? मनी लेंडर्स के और ब्रिटिशर्स के, दोनों के। तो इन दोनों के खिलाफ ही जमींदारी वाली जो प्रथा थी वो दोबारा यहाँ सेटल करके इन्होंने शुरू कर रही थी। इसके खिलाफ जो हमारे ट्राइबल्स हैं वो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। तो मनी लेंडर्स और जैसे द जमींदार वर असर्टेन टू कंट्रोल द दमेन एरिया। दमेन एरिया वही जिस पर ट्राइबल सेटल्ड है, ठीक है। इट ऑल्सो अटेम्प्ट टू स्टेब्लिश द सांथाल आइडेंटिटी विच इन लेटर द बोर्ड, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझ ही गए हैं कि दमिन एक्ट को किसे बोला जाएगा, दैट ड्यूटी इम्पोज और द टैक्स इम्पोज बाय द ब्रिटिशर्स, लैंड एक्सक्लूसिवली डिमार्केटेड फॉर द सांथाल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। तो अब ये प्रैक्टिस बताएंगे कि कहाँ प्रैक्टिस करना है और कहाँ प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। तो कुल मिला के ये पूरा सीन है।
समझ गए होगे द मीनिंग को कि कहानी क्या है। नेक्स्ट वी हैव द अनदर क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ धन्यकतका, नाम थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये संगम लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसलिए धन्यकतका which flourished as the prominent Buddhist center under the महासंघिका, महासंघिका एक मॉन्क हुए हैं बुद्धिज्म परंपरा में, ठीक है, जिन्होंने बुद्धिज्म को काफी लीड किया था इन द साउथ, ठीक है, ठीक है, तो आपको ये जगह कुछ नाम दिए गए हैं कि धन्यकातिका जो जगह है वो किस रीजन में है, आंधार रीजन में, गांधार, कलिंग और मगध, ठीक है, तो आपको ये बताना है। बेसिकली इसके बारे में कुछ थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, सिर्फ आंसर तक नहीं। धन्यकातिका ऑल्सो नोन एज धरनीकोटा, also known as Dharnikota, was an ancient city located at the present day of Andhra Pradesh. It was important Buddhist center during the ancient medieval period. Dhanyakatika also found in 5th century BC. अब आप समझिए कब फाउंड की गई थी, 5th century BC by सातवाहना डायनेस्टी, by सातवाहना डायनेस्टी. The Satavahanas were a powerful dynasty who ruled over much of South India from 2nd century BC, 2nd BC to 3rd AD. तो लगभग 500 साल का ये राज रहा, और उसके अलावा 5th सेंचुरी से ये सातवाहना राज करते आ रहे हैं, तो करीबन आप मान के चलिए कि 800 साल 900 साल इनका साउथ में राज रहा है, ठीक है। और धन्यकर्तिका वॉज द कैपिटल ऑफ सातवाहना, तो अगर पूछ लिया जाए तो सातवाहना की कैपिटल क्या है, वैसे एक क्वेश्चन है आगे चल के जो जहाँ पे मैं साउथ की कुछ कैपिटल्स हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। धन्यकर्तिका वॉज द कैपिटल ऑफ सातवाहनास, तो 1st सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी तक ये इनकी कैपिटल रहती है, ठीक है। धन्यकर्तिका वॉज द मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड कल्चर, द होम ऑफ नंबर ऑफ मोनेस्ट्रीज इंक्लूडिंग धर्मगुप्त विहार, ठीक है, ये एक मोनेस्ट्री है धर्मगुप्त विहार, विच वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। एक चीज समझना, बुद्धिज्म से एक शब्द और जुड़ा होता है, विहार, ठीक है। विहार बेसिकली इसका मतलब होता है ट्रेवल, यात्राएं। जितना ज्यादा आप विहार करेंगे, जितना ज्यादा आप ट्रेवल करेंगे, बेसिकली ट्रेवल से जोड़ लो विहार को, जितना ज्यादा आप विहार करेंगे, है ना, तो ये होता है, मतलब उतना ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, उतना ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। तो बुद्धिज्म में एक चीज होती है कि आप सेटल नहीं होंगे। यूजुअली जब गौतम बुद्ध ने धर्म की स्थापना की तो इन्होंने कहा कि आप सेटल नहीं होंगे, किसी बड़े प्लेस पर सेटल नहीं होंगे, आप मूव करते रहेंगे। तो बुद्ध पूरी जीवन मूव करते रहे, एक जगह सेटल नहीं हुए, ठीक है। और क्योंकि वो इतना ज्यादा मूव किए, जिस एरिया में उन्होंने बहुत ज्यादा मूव किया, उस जगह को आज बिहार बोला जाता है। तो उनके बिहार करने की वजह से उस जगह का नाम बिहार पड़ गया, ठीक है, ठीक है। तो धन्यकर्तिका फेमस है बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के लिए, साथ ही साथ आपको कई सारे टेम्पल्स, स्तूपास देखने को मिलेंगे। स्तूपास एक स्ट्रक्चर है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ध्यान रखना, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ। इंक्लूडिंग द ग्रेट स्तूपास ऑफ अमरावती, विच वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट इन इंडिया। तो स्तूपास ऑफ अमरावती ये याद रख लेना, फेमस है। धन्यकर्तिका डिक्लाइन करता है आफ्टर द सातवाहनास फॉल, ठीक है। द सिटी वाज सेक्ड बाय पल्लवास, तो ये पल्लवास, चेरा चोला, पांड्यास, ये बाद में आते हैं। इन द 6th सेंचुरी, ठीक है, वाज इवेंचुअली अबेंडेंड। तो कुल मिला के ये है कि सिटी आगे चल के डिक्लाइन कर जाता है। जो 800 सालों तक किसी राज्य की राजधानी रही, वो आगे चल के फिर अबेंडन कर दिया जाती, छोड़ दी जाती, खाली हो जाती है वो, ठीक है। तो आंसर तो बहुत साफ है ही, है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बड़े आराम से आप बता ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, with reference to ancient India, consider the following statement: the concept of stupa is Buddhist in origin। तो मैंने आपसे कहा था जो स्तूपास है
वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। असल में स्तूपास एक जगह होती है, ठीक है, जैसे यहाँ मंदिर होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से बुद्धिज्म परंपरा में स्तूपास एक जगह है जहां पर बुद्ध के बेसिकली जो लर्निंग सेंटर है, स्तूपास बेसिकली जनरेट की अब काम में लिए जाते हैं एज ए लर्निंग सेंटर। लेकिन जब स्तूपास जब बनाए गए थे तो बुद्धा के जो रिलिक्स हैं, जो अवशेष हैं, उनको रखा गया था, ठीक है, उनको रखा गया था। तो कई सारी जगह पर बुद्ध के अवशेष रखे गए, कई सारे एक अच्छा, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, जरा मुझे बताओ कि एक पॉट था, एक बर्तन था जिसमें बुद्ध के सारे अवशेष रखे गए और फिर धीमे धीमे उस पॉट के सारे मदद से एक एक अवशेष हर हर जगह पर उनके पहुंचाए गए, ठीक है। एक जगह एक स्तूपा में वो पॉट ही खुद रख दिया गया है कोई इसमें, क्योंकि बुद्ध के अवशेष रखे गए थे, रेलिक्स रखे गए थे। तो अच्छा, अवशेष से मतलब ये भी है कि उनके कहीं पर बाल है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं कपड़े हैं, ठीक है, कहीं पर उनसे जुड़ी हुई चीजें भी हैं, इन सबको हम ये बोलते हैं, ठीक है। बाद में स्टूपास मॉन्क्स के रुकने की जगह बनने लगे, फिर यहाँ पे प्रेयर्स करने की जगह बनने लगे, लर्निंग सेंटर की जगह बनने लगे, बुद्धिज्म को डिस्कस करने की जगह बनने लगे, ठीक है। तो फिर ये चीजें आगे चल के डेवलप होती हैं। तो दे आर द जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, हाँ, एक तरीके से बोल सकते हो, हाँ। स्टूपास वाज votive votive and commemorative structures in the Buddhist tradition, ठीक है। अब बोल सकते हो इस चीज को कि हाँ ठीक है, तीनों ही बातें यहाँ पे सही हैं, तो ऑल थ्रीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विद रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पोमफुर, पोमपुहार और मुचिरी, तो तीन जगह है, ध्यान रखना, कोरकाई, पोमपुहर और मुचिरी। ये किस लिए जानी जाती है? मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि मैं कुछ आपको कैपिटल्स बताऊंगा, ठीक है, तो ये कुछ कैपिटल समझ लो। चोलाज का एक पोर्ट हुआ करता है जिसको आप बोलते हैं पुहर, ठीक है, ऑल्सो नोन एज केवरी पुट, केवरीपुमपट्टिनम। ये साउथ का नाम है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ होगा मेरे लिए भी, ठीक है, कावेरी, सॉरी, कावेरी पुमपट्टिनम, ठीक है, और पुमपुहर, पुमपुहर। तो ये चोलाज के पोर्ट्स हुआ करते थे। द मेजर पांड्याज के पोर्ट्स थे कोरकाई, पांड्याज का पोर्ट था कोरकाई, while तोंडी एंड मुचरी द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ चेरा किंगडम। तो चेरा, चोला, पांड्याज, इन तीनों के किंगडम्स आप याद रख लेना, सॉरी पोर्ट्स याद रख लेना, इंपोर्टेंट है, ठीक है। कोरकाई पोर्ट की बात करें, जो कि पांड्याज के अंतर्गत काम करता था, अंतर्गत आता था। अभी प्रेजेंट डे अगर देखने जाओ तो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है तूथुकुड़ी करके डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। चेराज का served as major center of for the rain region. Korakai was for its exports of pearls, spice and textiles, तीन के लिए फेमस था। That was a major center for Buddhist and Jain learning। तो ये सिर्फ पोर्ट तक सीमित नहीं है, तो ध्यान रखना, ये कोरकाई बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए भी लर्निंग सेंटर हुआ करता। पोमपुहर, ये ऑल्सो नोन एज कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम, तो ये याद रखना, वॉज एंशिएंट पोर्ट सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी। तो कावेरी के पास में, तो इसलिए इसका नाम कावेरी पट्टिनम हो जाएगा। लेकिन अगर ये तो लिंक कर ही लोगे, लेकिन पोमपुहर लिंक नहीं होगा, तो पोमपुहर याद रखना पड़ेगा। कावेरी पट्टिनम से हम इसको बोलते हैं। किसके नदी किनारे? कावेरी नदी किनारे, जो कभी तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो संगम पीरियड के दौरान यहाँ से गुड्स, टेक्सटाइल्स, स्पाइस, पर्ल्स, ये सब ट्रेड होते थे। मुचिरी, मुचिरी याद रखेना, कहाँ से इसको नाम लिया गया? मुजहिर से, मुजिरी से नाम लिया गया है मुचिरी। एंशिएंट पोर्ट है, कहाँ का है? केरला का है। वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंट ट्रेड सेंटर, तो ठीक है, ये जाना जाता था फॉर इट्स पेपर,
कार्डमन एंड अदर स्पीसीज, सॉरी स्पाइसेस। ठीक है। मेजर सेंटर फॉर हिंदू एंड जैन लर्निंग, ध्यान रखना है जैन बुद्धिज्म हिंदुइज्म सिर्फ साउथ और नॉर्थ इंडिया तक सीमित नहीं था, ऑल्दो ओरिजिन नॉर्थ इंडिया में है, लेकिन फ्लरिश पूरे इंडिया में किया था। कुछ कैपिटल सिटी, ये तो मैंने पोर्ट सिटी बताई है ना, कुछ कैपिटल सिटी है, हो सकता है कि आगे पूछ लिया जाए कोर्ट आपसे कैपिटल सिटी के बारे में। तो पल्लवास की कैपिटल सिटीज कांचीपुरम है। कांचीपुरम शायद मैं एक बार एंशिएंट इंडिया पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कांचीपुरम। ठीक है। तो ये असल में ये कांची से आए थे, तो इसलिए कांचीपुरम तमिलनाडु में है, तो ये कैपिटल का काम करती थी। चोलाज की है तंजौर। तंजौर अगर आप चाहो तो एक नाम इसका दोबारा से रिपीट आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, जब एंग्लो मैसूर वॉर और एंग्लो कर्नाटक वॉर में, एंग्लो कर्नाटक वॉर में आपको ये देखने को मिलेगा, थर्ड कर्नाटक वॉर में आपको ये देखने को मिलेगा। तंजौर एक शब्द, एक आएगा नाम ये। ठीक है। तो आप ये समझ लो कि दैट इज द कैपिटल फॉर द चोलास डायनेस्टी, while Urayur was initially capital during the Sangam age, तो याद है, लेकिन ये अपने याद रखो तंजौर was the capital of चोलास। चिराज की कैपिटल क्या थी? करूर, ऑल्सो नोन एज वांची। नाम दोनों याद रखते ना, करूर या वांची, एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है, एक ही शहर को बोलेंगे, करूर और वांची। पांड्यास की है मदुरई। मदुरई संगम लिटरेचर में बहुत, बोल सकते हो कि रेस्पेक्टेड प्लेस है, पांड्यास की किंगडम है, यहाँ पर संगम लिटरेचर बहुत ज्यादा फ्लरिश करती है। मदुरई फेमस है फॉर इट्स कल्चर, कैपिटल प्लस कल्चर कैपिटल। ठीक है। तो अब आप आंसर कर ही देंगे, क्या है ये सारे पोर्ट सिटी हैं। ठीक है, ये क्या है? सारे पोर्ट सिटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which one of the following explain the practice of Vattakiruttal as the mentioned in संगम पोयम? तो देखो साउथ की है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप अपने स्तर से जो भी आप समझ सकते हो, जैसे प्रोनाउंस कर सकते हो कर लेना, समझ लेना, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछ रहे हैं, वो आपसे आंसर पूछेंगे, तो डायरेक्ट आप आंसर पे भी चले जाना। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो संगम पोएम्स में जो प्रैक्टिस किया जाता है, वत्तकिरुत्तल करके एक प्रैक्टिस है, उसका मतलब क्या है? किंग एम्प्लॉय विमेन बॉडीगार्ड, क्या ऐसा है? learned person assembling in royal courts to discuss religious philosophical matters, young girl keeping watch over agriculture's field and driving away birds and animals, a king defeat in the battle committing ritual suicide by starving himself to death। तो अगर कोई राजा मर जाता है तो क्या वो भूख से अपने प्राण त्याग देता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संगम पोएम्स बेसिकली वॉर एथिक्स है। ठीक है, मोस्टली वॉर एथिक्स है। असल में संगम लिटरेचर दोनों में चीजों में जाती है, आपको इमोशन साइड भी दिखाती है और वॉर भी दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वॉर एथिक्स पे आप जाओगे तो आपको हीरो को प्रेज करता हुआ ज्यादा हमारी पोएम्स मिलेंगी। अच्छा, इन पोएम्स को एक कैटेगरी बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं पुक्कल। तो ये मैं भी बता चुका हूँ, पुक्कल कैटेगरी ऑफ पोएम्स। ठीक है, तो ये पूरी वॉर कैटेगरी है असल में, ये ग्लोरीफाई करती है वॉर्स को, वॉरियर्स को। ठीक है, बैटल्स को ग्लोरीफाई करती है। ठीक है, ये जो कहते हैं कि जो लोग युद्ध में मर जाते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है, एक तरीके से वो हर कल्चर में, हर धर्म में, हर कहानी में ऐसा ही माना जाता है। द पोएम इन द पुराणरू suggests the bodies of the warrior who did not die in battle were cut with swords before the funerary rites to stimulate to simulate death in battle। तो अगर कोई ऐसा योद्धा है जो बैटल फील्ड में नहीं मर पाया, सपोज करो कि आप लड़ने गए और आपको कुछ घाव लग गए, कुछ आपको वुंड्स लग गए ना, और आप वहां नहीं मर पाए, और लेकिन घर पर आकर घावों की वजह से, चोट की वजह से मर जाते। ठीक है, तो जब भी उनका क्रिमिनेशन होगा, जब भी उनको फ्यूनरल पे ले जाया जाएगा, तो उनको काट, उनकी बॉडी को कट किया जाएगा ताकि ये दिखाना, डिपेक्ट करने के लिए कि वॉर में मरे हैं, वो फील देने के लिए बेसिकली। द प्रैक्टिस ऑफ वत्कृतल की बात करें, तो वत्कृतल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पे
It's a fasting till death. It's a process. It's a ritual of fasting till death, especially widespread during the Tamil king, in order to save his honor and prestige, were prepared to meet their death facing नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए ये जो भी राजा हैं हार गए हैं, है ना, अपने मान सम्मान के लिए। जैसे तुमने देखा होगा जापान जापान में एक परंपरा है सामुराई परंपरा। तो सामुराई का एक सीन होता है कि अगर आपको कोई काम दिया गया है, या तो वो आपको काम पूरा करेंगे, और अगर काम पूरा नहीं कर पाएंगे तो खुद को मारना होगा आपको। ठीक है, इतना कमिटमेंट आपका होना चाहिए। सेम तरीके से आपने ये देखा होगा कि जौहर जो राजस्थान में हुआ था पद्मावत के टाइम पे, ठीक है, तो वो भी अपने ऑनर को बचाने के लिए खुद की डेथ दी। सेम तरीके से वत्त किरुत्तल भी है, ठीक है, तो इसमें भी आपको यही चीज बताई गई है कि अगर कोई राजा है और वो हार जाता है ना, तो बेइज्जत होने से अच्छा है कि वो खुद को मार ले। और खुद को मारने का तरीका है फास्टिंग टिल डेथ। वो खाना अन्न जल त्याग देगा, और जब तक त्याग देगा जब तक मर ना जाए, मरने के बाद फिर, ठीक है। एंड नेवर वुड दे रिटर्न देयर बैक इन बैटल। It was Tamil martial. This was either done alone or in group or supporters of the captured king. तो या तो ये आप ग्रुप में करिए जैसे जौहर किया जाता है, या आप अकेले भी कर सकते हो। आप अपने आप को दोषी मानो तो ये वो भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब वत्त किरुत्तल ये कई बार संगम पोएम्स में इसके बारे में बात आती है, कई बार इसको बताया जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा 3rd सेंचुरी से लेकर 3rd एडी तक, 3rd बीसी से लेकर 3rd एडी तक जो पोएम लिखी गई उनमें यही सीन बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, और ये बोलते हैं कि जो किंग जो हार गए हैं वो वत्तरी सॉरी वत्त किरुत्तल ये फॉलो करते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। आई होप कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा।